भी बोला। ठीक है, गुड। ये मत चीजें मत खाया। देख लिया, सही समझा? ठीक। सैटरडे पता है ना टाइम? 8:30। अच्छा है। डिनोटिंग ड्यूटी करवाया था मैंने आपको। चलो, तो डिनोटिंग से ही स्टार्ट करते हैं। फिर सेक्शन 16 के अंदर बताया गया मार्क किया हुआ है। देखो, मोड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडर्सिव स्टेम मैंने करा दिया था, ठीक है जी। और ये मेलाराम वर्सेस ब्रिजलाल मैंने कराया था केस में, मैंने हाईलाइट किया हुआ। टाटा आयरन नेहा पढ़ भी रही थी। हरिद, ये भी मैंने किया, ठीक है ना। अब हमें डिनोटिंग करना है। तो सेक्शन 16 में डिनोटिंग ड्यूटी दी है। डिनोटिंग में क्या होता है? मीनाक्षी पढ़ो सेक्शन 16। देखो, नोट्स बनाने में सिखा देता हूँ मैं। सेक्शन 16 का नोट्स बना के दिखा देता हूँ आपको, आप फिर खुद नोट्स बनाना आगे। in order to prove that the second instrument has been duly established. Section 16
एक मिनट, इसको अलग कर आगे। That where duty with which an instrument is chargeable or its exemption from duty depends in any manner upon the duty actually paid in respect of another instrument. The payment of such last mentioned duty shall, if application is made in writing to the collector for that purpose, and a production of both the instruments be denoted upon such first mentioned instrument by endorsement and to the hand of the collector of stamps, or in such other manner as the rules of the state government will provide. देखो सबसे पहले क्या लिखो, सेक्शन जो 16 है, जो सेक्शन 16 है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। असली में इन्होंने जो स्टार्टिंग में लाइन लिखी है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ से बात करेंगे। जो सेक्शन 16 है वो किसके लिए बात कर रहा है? ड्यूटी के लिए बात कर रहा है कि आपको जो ड्यूटी है वो किस पे पे करनी है? एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको पे करनी है। आपको एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या करनी है? ड्यूटी पे करनी है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल टू ड्यूटी है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? चार्जेबल टू ड्यूटी है, इसलिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट में क्या पे करनी है? ड्यूटी पे करनी है। और इट्स अजम्पशन फ्रॉम द ड्यूटी, या तो हो सकता है कि शायद वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जम्प्ट हो ड्यूटी से, तो या तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है? ड्यूटी चार्ज होनी है, या तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एग्जम्प्टेड ड्यूटी से। डिपेंड्स इन एनी मैनर अपॉन द ड्यूटी एक्चुअली पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट, यही लिखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उसका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी ड्यूटी क्या कर चुके हो? पे कर चुके हो, फुल्ली आपने क्या कर दिया? ड्यूटी पे कर दिया आपने। देखो अब ध्यान से सुनते चलो क्या हो रहा है। सबसे पहले सेक्शन 16 क्या कह रहा है कि आपको इंस्ट्रूमेंट है उनमें क्या पे करनी है? ड्यूटी। तो आप क्या लिख के आओगे? सर वो इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू ड्यूटी हो सकते हैं, या सच इंस्ट्रूमेंट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी। तो सबसे पहले क्या लिख के आएंगे? सेक्शन 16 प्रोवाइड दैट, सेक्शन 16 प्रोवाइड दैट ड्यूटी इज पेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट विच आर चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी, लिख लो पूरा ही वर्ड लिख लो, स्टैम्प ड्यूटी, और सच अदर इंस्ट्रूमेंट विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी। तो एक तरफ अब देखो मैंने एक एक लाइन को क्या है वो 2-3 बार पढ़ रहा हूं, तो वो अपने आप चीज सिंप्लीफाइड हो रही है। एक तो आपको अंदर से मीनिंग भी पता है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी? और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई ऐसा वर्ड आया जो आपको JIGL की लैंग्वेज में लिखना है? यस आया, यही तो आपको नहीं पता लगा। इंस्ट्रूमेंट आया है और स्टैम्प ड्यूटी है, यही वर्ड आप यूज करोगे तो आप लिख सकते हो सेक्शन 16 प्रोवाइड्स दैट if an instrument is chargeable to duty then such duty is to be paid, वो ड्यूटी क्या होगी? पे होगी। और इन अदर वर्ड्स क्या हो सकता है? हाँ जी, some instruments are exempt from the duty, then क्या होगा? सर वो इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल टू ड्यूटी नहीं होंगे। आगे बात समझे? फिर उनके ऊपर हमें ड्यूटी पे नहीं करनी है। आगे वो बोलता है कि जब भी आपको क्या करनी है? पेमेंट करनी है ड्यूटी की, पर उसने अपना कुछ वर्डिंग और कर दी है इसके अंदर। कहता है डिपेंड्स इन एनी मैनर अपॉन द ड्यूटी एक्चुअली पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट, द पेमेंट ऑफ लास्ट मेंशन ड्यूटी शैल इफ एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग। अब ये थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे देखो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या है? मॉर्गेज डीड है। जैसे स्टैम्प सेल डीड होती है, ऐसी मॉर्गेज डीड होती है। तो आपने एक मॉर्गेज या इंडेमनिटी बॉन्ड है या रेंट एग्रीमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है? ठीक है ना? तो आपके पास क्या है? मॉर्गेज डीड है या इंडेमनिटी बॉन्ड है। तो मुझे बताओ जो मॉर्गेज डीड है आपके पास, तो वो क्या है? प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर ऑलरेडी ड्यूटी पे हो चुकी है।
उसके ऊपर ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ड्यूटी आप पे कर चुके हो। आपने घर खरीदा, आपने सेल डीड बनाई, जिस आदमी ने बेचा आपको तो आपने उससे सेल डीड बनवाई और आपने साइन कर लिया कि हाँ भाई मैंने ये घर खरीद लिया। तो हम सेल डीड को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। क्या आपको लगता है कि यार मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर फुल्ली ड्यूटी पे की है या नहीं की है, मुझे नहीं पता फुल ड्यूटी पे हुई या नहीं हुई है इस इंस्ट्रूमेंट में, तो आप कलेक्टर के पास जा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कलेक्टर के पास जा सकते हो। यहाँ कलेक्टर कहाँ बैठता है, कापासेड़ा, ठीक है ना। तो कलेक्टर के पास जाके क्या बोल सकते हो, सर जो इसका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है वो चेक कर लो, सर इसका प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट देख लो और वो चेक कर लो और बताओ कि हमने पूरी ड्यूटी पे की है या नहीं। तो फिर वो अपनी क्या करेगा, वो भी अपनी 5 रुपए की, शायद 5 रुपए या 10 रुपए की अपनी स्टैंप लगाएगा और अपने साइन कर देगा। तो क्या मान लिया जाएगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर फुल्ली ड्यूटी पे हो चुका है। फिर चाहे इन फ्यूचर में वो पे हो रखी हो या नहीं, मतलब कल कोर्ट में आ जाए, क्योंकि जब आप एविडेंस में पढ़ोगे तो कल कोर्ट में अगर मान लो वो आ जाती है सेल डीड और कोर्ट कहता है कि भैया रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है ना कि अगर इनसफिशिएंट ड्यूटी होगी, फिर इसमें भी अभी एक सेक्शन आएगा 35 है मेरे ख्याल से, बता देता हूं कौन सा सेक्शन, सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 में लिखा है कि अगर आपके शॉर्टफॉल है ड्यूटी के अंदर तो 10 टाइम्स आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट का। सेक्शन 35 में लिखा है, मैं भेज दूंगा आपको। आई पॉइंटर्स हाउएवर पेज नंबर ये लिखा ना हाउएवर, ये देखो ये लिखा हुआ 10 टाइम्स, नजर आया आपको? ठीक है, मॉड्यूल में नजर आ गया? 10 टाइम्स लिखा हुआ। देखो क्या है, प्लीज आईपीसी की बातें मत करो। तो यहाँ पे बोलता है सेक्शन 16 के अंदर या तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, चार्जेबल टू ड्यूटी है, या तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एग्जम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी है। उसके बाद दूसरी कहानी बोलता है कि मान लो कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट में क्या किया है, ड्यूटी पे की है, आपके हिसाब से आपने फुल ड्यूटी पे की है, बट आपको लग रहा है कि शायद फुल ड्यूटी नहीं पे हो थी, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को लेके चले जाओ कलेक्टर के पास, और कलेक्टर के पास लेके जाओ, कलेक्टर को बोलो भाई देख कि मैंने इसके ऊपर पूरी ड्यूटी पे की या नहीं की, अगर नहीं कर रखी तो मैं पे कर देता हूं। अगर देखो शॉर्टफॉल होगा ड्यूटी का तो कलेक्टर बता देगा और आप उतने का और स्टैम्प पेपर खरीद के पूरी ड्यूटी पे कर दोगे, और अगर शॉर्टफॉल नहीं होगा तो वो अपनी स्टैंप लगा के कलेक्टर की 5 रुपए या 10 रुपए की स्टैंप लगा के काउंटर साइन कर देगा उसके ऊपर। फिर क्या हो जाता है, वो एविडेंस एक्ट के अंदर लीगली इन्फोर्स माना जाएगा, चाहे इवन ड्यूटी पे हो रखी है पूरी या नहीं, गलत उसने कर दिया मान लो बाई चांस। दूसरा यहाँ पे जो राइटिंग वाली बात कह रहा है, ध्यान से सुनना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं राइटिंग वाली बात नहीं बताई आप, राइटिंग वाली ये बात है कि मैं एक मॉर्गेज डीड बना रहा हूं, मैं अपनी एक बिल्डिंग गिरवी रखवा रहा हूं। अब जब मैं अपनी एक बिल्डिंग गिरवी रखवाऊंगा तो मुझे क्या है, स्टैम्प पेपर के अंदर मुझे मॉर्गेज डीड बनानी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ है, ठीक है। तो मैं कलेक्टर के पास जाता हूं और कलेक्टर के पास जाके एक वाइट पेपर में, कागज में लिखता हूं कि सर मेरी एक प्रॉपर्टी है, और मैं राइटिंग में मैं लिख रहा हूं और मेरी ये प्रॉपर्टी है सर, मैं इस बैंक को ये मॉर्गेज करा रहा हूं, आप मुझे बता दो कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी जाएगी।
तो कलेक्टर क्या करेगा, आपको उसकी स्टैंप ड्यूटी बता देगा। तो वहीं पे ऑफिस होता है, वहीं से आपको क्या होगा, स्टैंप पेपर मिल जाएगा, आप उसी टाइम पेपर लेके उसमें लिख के सारा कुछ मैटर और कलेक्टर की स्टैंप लगा के उसके काउंटर साइन करा लो। आगे बात समझ में? तो आप राइटिंग में भी क्या है, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं पता कितनी ड्यूटी लगनी है, सबसे बढ़िया क्या है, या तो वही इंस्ट्रूमेंट लेके चले जाओ, मॉर्गेज डीड स्टैंप पेपर खरीदो, मॉर्गेज डीड बना लो और उसको बोल दो कि सर बता दो इसके ऊपर हमने, उसने बोला था वकील ने इतनी ड्यूटी है, हमने इतनी पे की, आप बता दो कुछ सफिशिएंट नहीं मतलब रहता है तो एक पेपर और लगा देंगे, क्या जा रहा है। आगे बात समझ में? और अगर वो कहता है कि पूरी है, बहुत अच्छी बात है। और आप अलग से भी कागज में लिख के लेके जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मॉर्गेज डीड लेके जानी है, सेल डीड सीधे बोल दो कि सर एक घर है, मैं अपना घर बेच रही हूँ, ये कहानी है, ये आदमी बायर है, इसने खरीदनी है। या जैसे रेंट एग्रीमेंट है, मैंने एक घर लिया रेंट पे, तो मैं कलेक्टर के पास चला गया कि सर देखो मेरा ये लैंडलॉर्ड है, इसने मेरे साथ ये रेंट एग्रीमेंट बनाया है और मैं हैंड रिटन नहीं सॉरी, इसकी फोटो कॉपी आपके पास लाया हूं। रेंट एग्रीमेंट की क्या है, फोटो कॉपी आपके पास लाया हूं, साथ में रेंट एग्रीमेंट भी लाया हूं, लैंडलॉर्ड को भी लाया हूं। मान लो सर आप मेरी फोटो कॉपी के ऊपर क्या कर दो, डिनोटिंग कर दो ड्यूटी, तो वो अपनी रेवेन्यू स्टैंप लगा के काउंटर साइन करके दे देगा। उससे क्या होगा कि अगर कल कोर्ट में केस हो गया तो जो मेरा फोटो कॉपी वाला पेपर है वो ओरिजिनल बन जाएगा, क्योंकि कलेक्टर के साइन है। इट इज ट्रीटेड एज अ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट मान लिया जाएगा, उससे फोटो कॉपी नहीं माना जाएगा। तो समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? तो सबसे मतलब कहानी दो पार्ट में, एक पार्ट में क्या चल रहा है कि सर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चार्जेबल टू ड्यूटी होते हैं, कई बार एग्जम्प्ट होते हैं। अब मान लो आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, आप कोई क्या कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, और वो 65 इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता, 65 है यहाँ पे, उस पे आता ही नहीं है वो, तो फिर तो उस पर ड्यूटी आनी नहीं है। और आप फिर भी क्या है, आपको नहीं पता ना भाई, कानून आपको नहीं पता है, मान लो आपको नहीं पता, तो आप कलेक्टर के ऑफिस जा सकते हो, पता कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया? तो हमारे पास जो कहानी है वो दो पार्ट में, पहले पार्ट में क्या है, जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो चार्जेबल टू ड्यूटी है और साथ ही साथ एग्जम्प्ट फ्रॉम ड्यूटी भी हो सकता है। सर दूसरा पार्ट है डिपेंड्स अपॉन द मैनर, कि ड्यूटी एक्चुअली कैसे पेड करनी है अनदर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जो आप मॉर्गेज डीड बनाना चाहते हो, उसके ऊपर किस तरीके से ड्यूटी क्या करनी है, पे करनी है। तो जो उसकी पेमेंट होगी उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। वो एप्लीकेशन एक कोरे कागज पे भी हो सकती है राइटिंग में कि सर हम ये मॉर्गेज करा रहे हैं, सेल करा रहे हैं, जो भी कर रहे हो काम, कलेक्टर मान जाता है तो ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बोथ द इंस्ट्रूमेंट, समझ गए? रेंट एग्रीमेंट भी लाया हूं, फोटो कॉपी भी लेके आ रखी है उसकी। अपॉन सच फर्स्ट मेंशन इंस्ट्रूमेंट बाय द इंडोर्समेंट अंडर द हैंड, मतलब अब जो कलेक्टर साइन करेगा वो अपने हैंड से करेगा ना, तो अंडर द हैंड समझ में आ गया, कलेक्टर की स्टैंप भी होगी। और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स अंडर द CDSC। ये तो लाइन फेमस होती है लॉ, ये लाइन तो ऐसी रट्टा मार लिया, ये जो लाइन होती है और के बाद ये तो पता नहीं कितनी जगह आती है ऐसी लाइन, आती नहीं आती है। फिर अब लिख के आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, आराम से लिख के आओ। जो मेरे को कह रहे थे, कविता कह रही सर एक एक वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, नो, डिनोटिंग ड्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में अभी तक 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, दोनों में नहीं आया तो 100% है आपके पेपर में डैम श्योर क्वेश्चन बनेगा, आएगा ही आएगा 5 नंबर का। 5 नंबर में कितना लिख के आना है, बस इतना ही लिख के आना, तो भी 5 नंबर। अगर आंसर इतना ही है 5 नंबर, तो भी इतना ही लिख के आना, फालतू नहीं लिख के आना है आपने कोई वहां कहानियां नहीं लिख के आनी है। और एग्जाम्पल मत लिख के आना, मैं कापासेड़ा गई थी, मैंने डिनोटिंग करा ली थी ड्यूटी, वो पगला जाएगा, पता लग रहा है। अरे मतलब ये वाला थोड़ी ना एग्जाम्पल लिख लोगे कापासेड़ा, ठीक है। अब देखो एक कहानी और, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है?
स्पेयर पार्टीज का मतलब लिखो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू द पार्टीज फ्रॉम सच इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्शन टू द पार्टीज फ्रॉम सच इंस्ट्रूमेंट। कैसी प्रोटेक्शन सर? प्रोटेक्शन देखो कैसे मिल रही है आपको, नालक आपने रेंट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी के ऊपर डिनोटिंग करवा दी ड्यूटी, है ना। रेंट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी लेके गया था मैं कलेक्टर के पास और उसमें मैंने क्या करा दिया, डिनोटिंग करवा दी ड्यूटी। अब मुझे बताओ कभी भी मुझे उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करना होगा, सॉरी तो क्या ये अगर मैं फोटोकॉपी है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की फोटोकॉपी है, मैं राइटिंग नहीं कह रहा, पूरे कागज में लिख के नहीं ले गया, मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की फोटोकॉपी लेके गया हूं, यहां पे क्या बोल रहा था, तो पार्टी को क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, पार्टी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ो क्या लिखा, द इनकन्वीनियंस ऑफ हैविंग टू प्रोड्यूस, क्या मुझे बताओ, इट इज इनकन्वीनियंस टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट इन फ्रंट ऑफ द जज। यस, हो सकता है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपको ओरिजिनल कॉपी देना ही नहीं चाहता। सुपर 30 में क्या हुआ, अच्छा तुम्हें तो किसी ने देखी ही नहीं है, चलो फिर तो बोल भी नहीं सकते ना। वो आनंद कुमार को बोलता है, आनंद कुमार कौन है, ऋतिक रोशन, उसको बोलता है कि भैया तुमने बोला था कि अगर मैं उसके बच्चे थे तो उसके, मान लो तुम्हारा, अब मैंने कहा यार मैं तुम्हारे साथ इतनी मेहनत करता हूँ, तुम बहुत, मतलब किसी ने बोल दिया कि सर भले ही आप कितनी मेहनत करते होंगे पर आपके बच्चों को कुछ नहीं आता, तो मुझे तो गुस्सा आएगा कि बताओ यार इनको कुछ नहीं आता। तो उसने कहा कि सर ऐसा करते हैं, आपके बच्चे और हमारे बच्चों का कंपटीशन होगा। असली में वो चाहता क्या है कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊं, मैं उनके सेंटर में आके उनके बच्चों को पढ़ाऊं, पर मैं नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो मतलब समझ गए ना, मैं फिर एक ही जगह पढ़ाऊंगा। तो सेम वही केस होता है, एक तरफ गरीब बच्चे होते हैं, एक तरफ अमीर बच्चे होते हैं। तो आनंद कुमार को किसको पढ़ाना होता है, अमीर बच्चों को, पर आनंद कुमार पढ़ाना किसको चाहता है, गरीब बच्चों। चाहते में और होने डिफरेंस, ठीक है ना। तो उससे साइन करा लिया, असली में उसके गरीब बच्चों के पास खाने के लिए क्या है, वो मतलब कुछ नहीं है, कहाँ से खाएंगे बेचारे, सारा पैसा तो किताबों में और इन सब में लग गया, एजुकेशन में, खाने के लिए कुछ नहीं होता कभी भी। तो उसको क्या है, फूड फंडिंग चाहिए होती है, तो वो थक मार के सबसे लास्ट में उसी के पास जाता है जिसका क्या है, इंस्टीट्यूट होता है जो अमीर आदमी के बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ वो पहले पढ़ाता था, करोड़ों कमाता था, ठीक है ना। तो वहां जब जाता है तो वो उससे वही साइन करवा लेता है, एग्रीमेंट क्या करता है, साइन करा लेता है कि अगर तेरे बच्चे हार गए, एक टेस्ट होगा, अगर वो हार गए तो तू पढ़ाना बंद कर देगा, हम भले ही खाना खिला देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं, फिर तू हमारे अमीर बच्चों को पढ़ाया करेगा। और उसके बच्चे हार जाते। हाँ, अब स्टेज में आके उसको ये बोलना होता है कि अब मैं अमीर बच्चों को पढ़ाऊंगा, गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक न्यूज रिपोर्टर होता है, वो कहता है एविडेंस दिखाओ, कहाँ है एग्रीमेंट जिसमें इसने साइन किया। तो एग्रीमेंट ही गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की तो उसे मिलती नहीं है, वो छोड़ देती है, वो किसी और लड़के के साथ चली जाती है। और वही लड़का वहां पे क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आता है तो उसके बैग से निकाल लेती है। ये कहानी जब एविडेंस जज के सामने बोलोगे नहीं सर हमने तो बनाया था रेंट एग्रीमेंट, अब तो दिखा, नहीं सर ये तो मेरा पति है, तो दिखा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है। एविडेंस सबूत मांगता ना कानून, कानून अंधा है, जब तक सबूत नहीं दिखाओ माने कैसे। तो मेरा लैंडलॉर्ड अगर मान लो वो कहे जी नहीं दिखाता रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, क्यों, क्योंकि मेरे को तो बुलाया नहीं है। अगर कुछ भी हुआ है तो वो तो तुम्हारे घर में हुआ है और मैं चाहते नहीं मैं लफड़ों में पड़ूं। तो मैं अगर रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लेके जाऊंगा तो वो तो क्या है, फोटो कॉपी है, पर अगर उसमें कलेक्टर ने डिनोटिंग कर रखी है ड्यूटी, वो तो ओरिजिनल ट्रीट किया जाएगा। तो यही तो यहाँ पे वर्डिंग लिख रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या वर्डिंग लिख रहा है, आप देखो, इनकन्वीनियंस हो गया प्रोड्यूस करने के लिए, in case in which the duty payable on such instrument depending upon the duty already paid on another instrument, another कौन, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, रेंट एग्रीमेंट ओरिजिनल वाला, उसके ऊपर ड्यूटी ऑलरेडी पेड है। एंड ओरिजिनल और प्रिंसिपल, ओरिजिनल का मतलब भी ओरिजिनल होता है, प्रिंसिपल का मतलब समझ गए आप, प्रिंसिपल को ही मैं ओरिजिनल बोल रहा था। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ड्यूली स्टैम्प्ड,
तो वो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर डिनोटिंग ड्यूटी मतलब वो रेवेन्यू स्टैम्प कलेक्टर की लगी है, काउंटर साइन हो रखे हैं, तो वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट प्रूव कर रहा है कि प्रिंसिपल जो था, ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट था वो फुल्ली ड्यूटी पेड था। अब देखो एक एक लाइन आपको समझ में आ गई। यही तो JIGL में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि सर हमें उस चीज के बारे में नहीं पता, पहली बात तो लाइनों को पढ़ के खाक मीनिंग निकालेंगे। अब आप इसमें पूरा फिट कर दो, लेने को तो बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, एक एक लाइन में आप फिट कर दो। एग्जांपल क्या देखो, रेंट एग्रीमेंट, सेकेंडरी क्या है उसकी फोटोकॉपी, उस फोटोकॉपी में क्या करा रखी है, डिनोटिंग ड्यूटी करा रखी है कलेक्टर से। अब आप एक एक लाइन पढ़ के देखो। हाँ भाई चल पढ़ना, सेक्शन 16 किससे डील करता है, डिनोटिंग ड्यूटी। क्या मुझे बताओ एग्जाम में ये लाइन लिख के आ सकते हो? यस, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, ये लिखा हुआ आएगा कि डिनोटिंग लिखो। आपको सेक्शन पता था, एक नंबर मिल गया। पता है इतनी लाइन का एक नंबर है, सेक्शन लिखने का ही असली में एक नंबर है, सेक्शन याद ही नहीं। हाँ है ना, गुड। और आगे क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का, प्रोटेक्ट कर रहा है पार्टी को। किसमें प्रोटेक्ट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट में। आप देखो वो इंस्ट्रूमेंट असली में क्या हो रहा था, इनकन्वीनियंस हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए। in case in which duty payable on instrument depends upon the duty already paid on another instrument, another का मतलब ओरिजिनल या प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, in order to prove that secondary instrument प्रूफ कर रहा है कि जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूली स्टैम्प्ड है, फुल्ली ड्यूटी पेड है। और वो कैसे प्रूफ कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर कलेक्टर ने अपनी स्टैंप लगा, डिनोटिंग कर रखी ड्यूटी। अगर कलेक्टर किसी भी पेपर के ऊपर डिनोटिंग कर दे ड्यूटी, तो ये मान लिया जाता है कि जो ओरिजिनल होगा इंस्ट्रूमेंट वो फुल्ली पेड ड्यूटी है। क्योंकि जब तक कोई फुल्ली पेड नहीं होगा तो वो ऐसा फिर एविडेंस कैसे माना जाएगा। पर इसकी एक सबसे बड़ी एक्सेप्शन है आईपीसी के अंदर, जो इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर सबसे बड़ी एक्सेप्शन है क्या, कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूटी पेड नहीं भी है तो वो उसको नहीं तो भी वो एविडेंस मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल केस है, मर्डर का केस है। तो किसका केस है, मर्डर का। क्यों? देखो इसका बेस्ट लिखा कहाँ है वो बता देता हूँ। पहले लिखा कहाँ है, क्योंकि देखो कानून में जब तक नहीं लिखा, कल आप बोल दोगे कि सर आपने तो बोल दिया, सेक्शन 35 में ही लिखा है। सेक्शन कहाँ लिखा है, 35 में ही, जहां वो हाईलाइट किया था 10 टाइम्स। ये रहा ना, nothing contained in section 35 shall prove the admission of any evidence criminal। ये वाली कहानी लिखी है, क्रिमिनल वाली। और ऊपर हेडिंग पता है इसकी क्या है, इस मतलब इस टॉपिक की हेडिंग क्या है, इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इनएडमिसिबल एविडेंस। मतलब समझ गए कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टैम्प नहीं है तो फिर वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। पर यहाँ पे क्या बोल दिया उसने वर्डिंग में, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 35। बाहर में गया सेक्शन 35 तुम्हारा। आ गई बात समझ में? क्योंकि हम किसकी प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और इसमें केस क्या है, सिंपल केस है, एक आदमी का मर्डर हो गया। अब जब मर्डर किया जा रहा था तो जो वो कागज का टुकड़ा था उसने उससे क्या कर लिए थे, हाथ साफ कर लिए। वो कागज का टुकड़ा मिल गया है वहां से, मान लो मिल गया, डस्टबिन से मिल गया, कहीं से मिल गया, कोर्ट में आ गया, एविडेंस है। अब ये आप ना बोलोगे उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप बोलोगे उसके अंदर लिखा हुआ है। अरे सीआरपीसी में तो है, एविडेंस एक्ट बोलता है इसको। अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे। क्या एविडेंस की तो सारी चीजें, अगर कोई भी चीज सबूत, अब ये जो आपने पढ़ा कि जो रेंट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी है उसको एविडेंस माना जाएगा, वो भी एविडेंस एक्ट के अंदर बताओ। इंटरलिंक होता है ढंग से। अब देखो एक ही सेक्शन के ऊपर 16 के ऊपर हमने कितना टाइम लगा दिया, मतलब आधा घंटा हमने लगा दिया, अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट बोल लो आप। अरे ठीक, अब आप इसका नोट बना लेते हो, अपना नोट बना लेते हो, पॉइंट पॉइंट लिख लेते हो, बस ये चीज। पॉइंट क्या आ जाएंगे, देखो पहला पॉइंट इंस्ट्रूमेंट है, चार्जेबल है, एग्जम्प्ट है। राइटिंग में भी हो सकते हैं कलेक्टर से, या शायद राइटिंग में ना भी करें, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाए, वही बता दें उसको। वो यहाँ लिखा नहीं है, वो आगे आएगा।
यहाँ केवल राइटिंग लिखा था, मैंने आगे की बात भी बता दी, ठीक है ना, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कलेक्टर अपने हैंड से क्या कर देगा, उसको साइन कर देगा, और कोई भी अदर मैनर या रूल हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है पार्टी को, कहीं पे भी इनकन्वीनियंस हो रही होगी, जो भी हमारा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होता है ये प्रूफ कर देता है कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जिसमें क्या किया गया है, डिनोटिंग ड्यूटी की गई है, तो उससे जो हमारा प्राइमरी है वो फुल्ली स्टैम्प्ड है। हो गए 7-8 पॉइंट। अब ऐसे दिमाग में याद हो गया, पेपर में लिख के आ जाए। अब समझे, एक तो वर्डिंग को रखना है ध्यान कि वर्डिंग आप ये भी यूज करें, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। अब इनिशियल या पता नहीं बिगिनिंग, ये सब वर्ड मत लिख के आया। जैसे कंपनी लॉ में क्या है, आपको शैल वर्ड यूज करना है, मे वर्ड यूज करना है, इज, एम, आर, कैन ये सब यूज नहीं करने। शैल और मे वर्ड यूज में आपको फोकस रखना है। यहाँ शैल मे में ज्यादा मत रखना फोकस। पता लग रहा है आप लिख शैल रहे हो, यहाँ मतलब मे लिखा है, जो वो कंपनी लॉ में ध्यान रखना। यहाँ जो भी आप कैन, कून की जो भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे इतनी। आगे बात समझ में, आप लिखते चलो। डन। टाइम पीरियड मैंने बता दिया था इंस्ट्रूमेंट का। टाइम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि कब स्टैंपिंग करते हैं वो बता दिया था आपको। 2 ही कहानी होती है, एक इंडिया का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इंडिया के बाहर वाला होता है। जो एग्जीक्यूट होता है इंडिया में, उसमें क्या होता है, स्टैंपिंग फर्स्ट, साइनिंग लेटर, ठीक है ना। ये सारा मैंने बता दिया। और ये आपको बताया था कि जो इंडिया के बाहर होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को छोड़ के जितने भी और इंस्ट्रूमेंट होते हैं 3 महीने के अंदर अंदर कराने होते हैं आफ्टर द अराइवल, इंडिया में आने के बाद। उसके बाद हमने जो करना था ना, हमने यहां से करना था सेक्शन 30 से 31 से। क्या हेडिंग है, एक तो क्या बोलते हैं, चलो सेक्शन 31 पढ़ लो। अच्छा, सेक्शन 31 रेड विद सेक्शन 32 लिख लेना वहां पे। सेक्शन 31 रेड विद सेक्शन 32। 31 आधा और अधूरा है, 32 पढ़ो जी। अब क्या समझ The participants of this chapter are intended to assess any party within doubt as to the proper stamp to be affixed to an instrument, but is nevertheless anxious to stamp the instrument. When the document or any draft of the document is produced to the collector, he shall determine the proper stamp duty on payment of a nominal fee. The relevant provisions of the Act and matters in regard to नॉमिनल फीस कितनी है, 5 रुपए। नॉमिनल फीस इसकी 5 रुपए होती है, मतलब 5 रुपए लेता है ये। जो कलेक्टर है वो डिनोटिंग करने के कितने रुपए लेता है, 5 रुपए। कितने कम है, लीगल तो 5 रुपए है, पता नहीं कितने पैसे लग जाते। ऊपर क्या समझ में आया, आप कहानी क्या समझ में आई सारी? अगर किसी को भी हेल्प चाहिए, किसी भी पार्टी को, उसको डाउट हो रहा है
कि भैया जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली स्टैम्प है या नहीं है, या इसके ऊपर कितनी ड्यूटी पे होनी है, क्या होना है। तो लिखा है ना, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी आप उसका दे सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे कलेक्टर को, तो वो डिटरमाइन कर लेगा आपकी स्टैम्प ड्यूटी। जो डिटरमाइन करेगा स्टैम्प ड्यूटी, उसके लिए वो फीस लेगा 5 रुपए की, नॉमिनल फी लेगा 5 रुपए की। यहाँ नहीं लिखा 5 रुपए, आप लिख लेना नॉमिनल फी लेगा 5 रुपए की, ठीक है ना। तो वो आपकी क्या कर लेगा, ड्यूटी डिटरमाइन कर लेगा, और जो ड्यूटी वो डिटरमाइन करेगा वो क्या होगी, फाइनल होगी। जो ड्यूटी वो डिटरमाइन करेगा वो क्या होगी, फाइनल। बस सेक्शन 31 इतना ही बोलता है। तो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, आप एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो। बताओ कोई डाउट है इसमें। अगला आ जाओ, सेक्शन 32 क्या बोलता है। ये सब पढ़ लेना, 5 रुपए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आ गया यहाँ से 32। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एप्लीकेशन से भी है। टू का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, 3 आ गया। यहाँ से ये वाला मतलब घर जाके पढ़ लेना, ये वाला पैरा आपको सारा समझ में आ जाएगा। आप इस वाले पैरा में आओ, इस वाले में आओ, सी वाले पॉइंट पढ़। बस देखो क्या कहा है, बता। कि वो पार्टीज को फोर्स नहीं कर सकता कि इसमें ये कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता। इम्पाउंड का मतलब क्या है, इम्पाउंड का मतलब है ना भाई, यही तो वर्ड था। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे इम्पाउंड का मतलब क्या है कि अगर मान लो ओनली बस कलेक्टर क्या करता है, ओनली कलेक्टर का काम होता है कि डिटरमाइन करना कितनी स्टैम्प ड्यूटी जानी है। वो इस चीज के लिए ऑथराइज नहीं है कि वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, or to impose any penalty if it is come to the conclusion that the instrument is not sufficiently stamped, कि भैया जो इंस्ट्रूमेंट है वो sufficiently stamped नहीं है। अब आप आ गए उसके पास मोर्गेज डीड ओरिजिनल लेके आ गए, उसने कहा भाई ये तो sufficiently stamp ड्यूटी आपने पे नहीं कर रखी, तो क्या उसको इम्पाउंड कर लेगा, जब्त कर लेगा? नो। क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगा? नो। ये उसके पास क्या है, राइट है ही नहीं, ऑथराइज ही नहीं है इस चीज के लिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? वेयर अ पर्सन has obtained the opinion of the collector on any draft instrument and thereafter does not want to proceed any further to execute the instrument, no consequences will follow, and after determination of the defeat, the collector becomes complex official. ये कहाँ से पता लगेगा इसका मतलब क्या? डिक्शनरी से। डिक्शनरी कहाँ है? डिक्शनरी बुक के पीछे। लॉ की डिक्शनरी देख लेंगे, सारे वर्ड नहीं दिए। दिखाएं क्या करेगा? अच्छा
ये कि ऑफिशियल अपना पर्पस अचीव करने के बाद उसके बाद उसकी कोई रिस्पांसिबिलिटी कोई ड्यूटी नहीं रह जाती करने की। वो कहता है ना एक्चुअली द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज क्रिएटेड अकम्प्लिश्ड हो चुका है वो। सो कलेक्टर का पर्पस था उसने वो फॉलो कर दिया ना ड्यूटी को ताकि पार्टीज को वो पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी अपने आप पे करना है नहीं करना है क्या करना है। हाँ देखो क्या हुआ, बहुत बढ़िया। कलेक्टर ने डिटरमाइन कर ली ड्यूटी। अब आपकी मर्जी है कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट बनाओ ना बनाओ, आगे बात समझ में, जो भी सब कुछ मतलब आपकी मर्जी है। बस उसका जो काम था वो कर लिया, मतलब अब आपके ऊपर नो कॉन्सिक्वेंस विल बी फॉलो आफ्टर द डिटर्मिनेशन। इसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उसका जो काम था बस क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी अंडर द इंस्ट्रूमेंट। बस उसने वो पता लगा लिया, कहानी खत्म। समझ में आया? आगे But when the party wants to proceed with executing the instrument or using it for the purposes of evidence, he has to pay the duty determined by the collector and obtained from the collector under section 52. ये भी सारा समझ में आ गया। अगर वो ऐसा करता है फिर अब वो मॉर्गेज डीड बनाता है, जो उसने डिटरमाइन की ड्यूटी वो पे कर देता है, साइन विन करा ले उससे, बस ठीक है, वो फाइनल हो जाएगा सब कुछ। And ठीक है, अब आ जाओ 32 में, वही चीज। Section 32 deals with the certificate of by the collector of stamps as well as the time. मैं सीधे ऐसे ही बता देता हूँ यार, सारा मैं सारा ऐसे ही बता देता हूँ, कोई फायदा नहीं पढ़ के, आप पढ़ लेना। जो सेक्शन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेक्शन 32 जो है उसमें 3 पार्ट है। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, 2, 3। 1 में क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ आपको कि हमारा क्या बोलते हैं, हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, और कलेक्टर से क्या मांगते हैं, ओपिनियन मांगते हैं कि भैया बताओ कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो ड्यूटी पे की है वो पूरी पे कर दी है या नहीं कर दी है। अगर वो कह देता है पूरी पे कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो कहता है नहीं पे की है तो हम एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी पेपर और खरीद लेंगे। तो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, when an instrument is brought to the collector, मैं भेज देता हूँ आपके पास, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही लिखा है, मॉड्यूल में थोड़ा सा बेकार लिखा है। अरे वही बोल रहा हूँ, बेकार लिखा है मॉड्यूल में, पागल है मॉड्यूल वाला। मैं कह रहा जाके मेरा नेट ही बंद है। देखो चला गया, आ गया। बहुत सिंप्लीफाइड लिखा है, बढ़िया लिखा है। टोनी का पढ़ो क्या लिखा है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1। और एक और चीज है, देखो सच्चाई ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे, वैसे आप में से कुछ थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर ये कि सारे, ये है कि कैपेबिलिटी ये है कि आप पास हो सकते हो, ऐसा नहीं है क्योंकि 4 पेपर हैं आपके, 8 पेपर नहीं देने आपने, तो 4 पेपर आप इजीली पास कर सकते हो। आज जाके स्ट्रेटेजी बना लो, सैटरडे मिलते हैं, सैटरडे तक आपका टाइम है। आप ये समझो मंडे से पेपर है हमारे सीएस में भाई साहब। आप मतलब एक एक दिन ऐसे ले लो कि बहुत कीमती डेज है आपके लिए। एक बार आपका ग्रुप 1 पास हो जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। बताओ कोनी का, खत्म करते हैं यार इसको फटाफट। तो सिंपल वर्ड्स में क्या बोला उसने, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप किसके पास लेके आते हो, कलेक्टर के पास लेके आते हो, और एक एप्लीकेशन में पूछते हो उससे कि सर ये बताओ, अपना ओपिनियन दो कि हमने इसमें प्रॉपरली ड्यूटी पे कर रखी है या नहीं कर रखी है। अगर वो कह देता कर रखी है तो सर्टिफाई कर देगा उसे, ठीक है, अपनी रेवेन्यू स्टैंप लगा के साइन करके सर्टिफाई कर देगा। अगर वो सही सर्टिफाई कर देता है तो मान लिया जाएगा कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये स्टार्टिंग द अमाउंट लिखा है ना, स्टेटिंग द अमाउंट, क्या नाम मैसेज कर रहे हो किसी, अच्छा मैं टाइप कर रहे हो आप, मैं उसमें कमेंट कर रहे हो क्या, रिप्लाई, ठीक है।
तो ये जो स्टेटिंग द अमाउंट लिखा है इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मान लिया जाएगा कि उसके ऊपर क्या है, फुल्ली स्टैम्प ड्यूटी पे हो रखा था, ठीक है ना, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि वो फुल्ली स्टैम्प्ड है। ठीक, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है पढ़ो। कलेक्टर का क्या ओपिनियन है, इंस्ट्रूमेंट नॉट चार्जेबल टू ड्यूटी, कि भैया इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो आपको ड्यूटी पे करनी ही नहीं है तो मत करो आप पे, बस यही है। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में क्या था कि हम ओपिनियन ले रहे थे कलेक्टर का, कलेक्टर ने जो ड्यूटी बोली हमने वो पे कर दी, या तो उसने बोला कि नहीं नहीं आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको क्या है ड्यूटी पेड है फुल्ली, तो जिस दिन वो एग्जीक्यूट हुआ था, साइन हुए थे, उसी दिन से मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपरली स्टैम्प था। सही बात है, और क्या है, ठीक है। और 32(2) में क्या लिखा है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो चार्जेबल टू ड्यूटी है ही नहीं, तो फिर क्या आपको ड्यूटी पे करनी है उस इंस्ट्रूमेंट में, नहीं करनी है। 32(3) में क्या लिखा हुआ, बताओ 3 बातें इस पॉइंट पे, जल्दी बताओ। वेरी गुड। सबसे पहला उसने बोला कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूली स्टैम्प्ड है या वो चार्जेबल टू ड्यूटी नहीं था, ठीक है, और अगर वो चार्जेबल टू ड्यूटी था तो आपने ड्यूटी पे कर रखी है तो हम उसे कोर्ट में एविडेंस मान लेंगे या आर्बिट्रेशन के अंदर एविडेंस मान लेंगे। आ रही बात समझ में। और साथ ही साथ जब उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्री होती है ना प्रॉपर्टी की, तो वो माना जाएगा कि उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे और any instrument upon which an endorsement has been made by the collector, endorsement made by the collector मतलब उसकी रेवेन्यू स्टैम्प लगा के उसने काउंटर साइन कर दिया, ये मतलब endorsement। तो इसमें कितने पॉइंट निकल के आ गए, ड्यूली स्टैम्प नंबर 1, चार्जेबल टू ड्यूटी नहीं था ये नंबर 1 के अंदर ही है, फिर अगर वो चार्जेबल टू ड्यूटी था तो वो एविडेंस माना जाएगा, नंबर 2 एविडेंस माना जाएगा, नंबर 3 कहाँ पे एविडेंस माना जाएगा, कोर्ट और आर्बिट्रेशन के अंदर, ठीक है ना। और नंबर 4 क्या है कि जब उसकी रजिस्ट्री कराएंगे तो उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ड्यूली क्या है, स्टैम्प्ड है। अब आ जाओ इंपाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 33 कहाँ पे आपका सेक्शन 33, सब छोड़ दो, आपको भेज तो दिया मैंने, चुका कुछ नहीं पढ़ा। इंपाउंडिंग भी भेज देता हूँ। ठीक है, ये 33 यार, 33 में क्या टॉपिक है, पीछे कहाँ आया था ये इंपाउंडिंग वाला, 366 हाँ ये रहा। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड, तो ट्रीटमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस, इंपाउंडिंग कर लिए जाते हैं मतलब जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कहानी क्या है देखो इसके अंदर, सबसे पहले इसमें कहानी क्या है,
आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी आनी थी 6 लाख की, आपने 1 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे की, तो कितना शॉर्टफॉल हो गया? 5 लाख। तो 5 लाख का जो शॉर्टफॉल होता है उसके ऊपर पेनल्टी कितनी होती है? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स पेनल्टी कितनी होगी बताओ? 50 लाख की। तो 50 लाख तो वो दोगे, प्लस जो इनसफिशिएंट अमाउंट था कितना? 5 लाख। 55 लाख रुपए दोगे। प्रॉपर्टी कितने की है? प्रॉपर्टी के ऊपर सॉरी, हाँ मतलब प्रॉपर्टी मान लो 55 लाख से कम की है, दूसरी बात 55 लाख में पेनल्टी दो। जैसे आजकल हो गया है चालान 23 का। हाँ 21 लाख की चलान गवर्नमेंट से हमारे भी 20 लाख चलान मिल गया तो आप लोगों के अंदर से स्ट्रक्चर उतर गया सबका गवर्नमेंट की वजह से। वो पहले से अरे अब तो लोग जेब्रा लाइन से पहले ही रुक जा रहे हैं। क्या होगी? आगे समाज गुड़गांव में भी तो कर दिया है, और पहले 16 आगे चालू लोग कह रहे हम सिखाएंगे, जब तक सिखाओ लोगों को। चलो कितने जोश में आ जाते हो तुम। तो आपका इंस्ट्रूमेंट जब्त कर लिया जाएगा। कब जब्त कर लिया जाएगा? एवरी पर्सन हैविंग बाय लॉ, जज साहब कहते हैं। कौन कर सकता है? जज आपका इंपाउंड कर सकता है, आर्बिट्रेटर कर सकता है। और किस में से पढ़ रहा हूँ यार, क्यों भेजा है मैंने? सर पीटने के लिए। कौन से लोग हैं जो आपका इंस्ट्रूमेंट इंपाउंड कर सकते हैं? बोलो कोनिका। जज, आर्बिट्रेटर और अथॉरिटी टू रिसीव द एविडेंस। ठीक है ये है। और एवरी पर्सन इन, देखो टोटल पहला जज हो गया, दूसरा आर्बिट्रेटर हो गया, तीसरा पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर कौन? आईएएस ऑफिसर। ठीक है ना, ये लोग आपका क्या कर सकते हैं? इंपाउंड कर सकते हैं। तो इन्होंने आपको प्रोड्यूस करने को बोला था, इन्होंने आपको क्या बोला था? प्रोड्यूस करने को, कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करो। तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट क्या करना था? शेल इफ अपीयर टू दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प। तो ये क्या कर सकते हैं? उसको इंपाउंड कर सकते हैं। इनके इंपाउंड करने से बेनिफिट क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या अचीव हो रहा है? प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। इससे हमारा क्या हो रहा है? रेवेन्यू प्रोटेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 एग्जाम्पल देता हूं इस सेक्शन के रिगार्डिंग। एक आदमी मिला, जैसे मैंने आपको भी केस बताया, और उसका पता लगा कि उसने क्या किया? 6 लाख रुपए की ड्यूटी थी, 1 लाख रुपए पे की, 5 लाख रुपए उसने पे नहीं की, 10 टाइम्स 50 लाख हो गया, प्लस जो इनसफिशिएंट अमाउंट था वो 55 लाख हो गया। प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं जितने की ड्यूटी हो गई। बंदा क्या करेगा? अगर उसको वकील पहले ही बता दे, देख भाई बात ऐसी है, तेरा तो मैंने चेक कर लिया इंस्ट्रूमेंट, ये तो क्या है? इनसफिशिएंट है, इसके ऊपर ड्यूटी पे कर रखी है, और अगर तूने जज को दिखा दिया तो इंपाउंड कर लेगा। उसने इंपाउंड कर लिया तो तू तो गया फिर काम से। ऐसा कर, जज को दे ही मत। क्या ऐसा कर सकते हो आप? यस, आप बोल दो गुम हो गया। आगे क्या जज साहब ऐसा कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट वारंट इशू कर देंगे, जाके इंस्पेक्ट करो इसका घर? नहीं करवा सकते, कानून में लिखा है। हाँ जी, नहीं कर सकते। मतलब कि कल अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उसके ओरिजिनल पेपर आप कह रहे हो कि गुम कर दिए मैंने, कर लो जो करना है। आगे की बात समझ में? ठीक है, तभी तो मजे लेते हैं राम जेठमलानी जैसे लोग जो आज चले गए। ठीक है, 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कोर्ट में, बताओ। तो जिस आदमी की प्रॉपर्टी होगी, तो कविता कह रही हो तो भूल ही जाएगा मेरी प्रॉपर्टी, तो काम धाम नहीं रह गया उसका, 20 साल से ये काम में लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा एक और कहानी है, ये समझ में आ गया सबको? ये केस समझ में आ गया? दूसरा एक और कहानी क्या है? अच्छा कविता, इस पेपर में मजे क्या है? इसमें कंपनी लॉ वाला काम नहीं है, केस लॉ बन के आ जाए वाले। इसमें क्या है? सीधे क्वेश्चन आता है मस्त, आपको सीधे मस्त लिखना आना चाहिए। कंपनी लॉ में केस स्टडी बनी हुई आ जाएगी, आपको उसी में दिमाग घूम जाएगा, भाई देना नहीं देना, ऐसा रहेगा नहीं है। तो हर पेपर को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करो। सारा याद कर लिया आपने, कंपनी लॉ सब पता है आपको किस सेक्शन में क्या लिखा है, पर वो एनालिटिकल चीजें आपको नहीं पता, कोई फायदा नहीं। तभी तो लोगों के नंबर कैसे आ रहे? कंपनी लॉ का रिजल्ट देखना आप,
सबके नंबर 41, 43, 40 मैं देख रहा था रिजल्ट में, मैंने देखा यार यही नंबर है बच्चों के, ज्यादा ही नहीं आ रहे किसी के नंबर। कॉस्टिंग में तो खुले आम नंबर, ओल्ड कोर्स में 60, 70, 80, भाई साहब 90 भी लाए हुए लोग, 96 पता ना कितना एमसीक्यू होता था। हाँ, दूसरा एग्जांपल मेरा ये है कि मान लो जज साहब ने आपको बोला कि भैया ये इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करो। आपकी बचपन से आदत है कि चीजों को सही ढंग से रखना। देखो किसी बच्चे के घर पे जाओगे तो हर एक चीज उसके रूम की, जैसे मान लो उसको पता है भैया ये चीज मैं ऐसे रखता हूँ, आपने वो चीज वहां से हिला दी, वो हाँ छेड़ा इसने, आप मेरा स्टडी टेबल छेड़ दिया इसने, तो पता लग गया उसको। कई लोग बहुत प्रॉपर तरीके से साफ बिल्कुल नीट क्लीन सब कुछ ऐसे रखते हैं, कई गंद मचा के रखते हैं, वहीं खा रहा है वहीं पता नहीं क्या हो रहा है। आगे बात समझ, छोटे बच्चों की तरह, ठीक है, छोटा बच्चा करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि वो अपनी पूरी फाइल, उसने पूरी फाइल रखी हुई है, अब उसको नहीं पता लग रहा जज कौन सी मांग रहा है, क्या कर रहा है, मतलब जो भी है, मैंने चलो ठीक है जज साहब खुद ही देख ली, जो जो चाहिए होंगे इस केस से रिलेटेड जज साहब को बोलूंगा सर आप ले लो, मेरा वकील भी ऐसी है, ठीक है, कहता ये चलेगा ये नहीं चलेगा, कहता फिर ये कह रहा जब वो मांगेंगे वो दे देंगे, सर हम ऐसा कर रहे हैं पूरी फाइल ले रहे हैं, जो आपका मना है वो इंस्ट्रूमेंट ले लो। वो जज साहब के हाथ एक कागज लग गया जिसमें दिखा उनको कि इनसफिशिएंट ड्यूटी है, दिख गया उनको, पर उस चीज से रिलेटेड केस चल ही नहीं रहा, तो क्या वो इंपाउंड कर लेंगे उस कागज को? नो। समझ में आ गया ना, जो ट्रांजैक्शन चल रही होगी उसी को करेंगे, ठीक है। और एक बार जज ने बोल दिया कि भाई इंपाउंड नहीं किया आपका, ठीक है, और आपकी आगे मतलब वो जब सबूत लेते हैं तो या तो उसको इंपाउंड करना होता है, जब्त कर लेना होता है अगर वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, और अगर वो ड्यूली स्टैम्प्ड है तो ठीक है। और एक बार जज ने वो सारे सबूत लेने के बाद हियरिंग्स स्टार्ट कर दी, आपका ट्रायल शुरू हो गया, फिर वो एविडेंस माना जाएगा, चाहे बाद में पता लगे यार इसके ऊपर तो ड्यूटी पूरी पे थी ही नहीं। तो अगर वकील कोई बाद में प्रूफ भी करना चाहता है तो जज क्या कहेगा, अबे नालायक LLB क्या करके आया है, क्या पढ़ाई की तुमने उसको, फिर पता नहीं है। केस के प्रोसीडिंग के बीच में नहीं बोल सकते आप, पहले आप बोल सकते थे, पहले आप बोल सकते थे। इसलिए क्या होता है जितने भी सबूत जज के पास होते हैं वो सारे किसको बताए जाते हैं, सामने वाला जो डिफेंडेंट का एडवोकेट होगा उसके पास उसको बताए जाएंगे सारे, वो क्रॉस चेक कर लेगा और अपना डिफेंस बना लेगा। आगे बात समझ में, तो दिक्कत है। फिर देखो मैंने इसमें भेजा है प्रोड्यूस का मतलब क्या है, वो मैंने सारा कहानी की फॉर्म में बता, देखो लिखा है वहां पे, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च वारंट, लिखा है एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली, वो भी भेजा है मैंने आपको, यहां पे भी लिखा है प्रोड्यूस का मतलब मॉड्यूल में, ये भी लिखा कंपेल नहीं कर सकते ये, तो समझ में आ गया। बाकी कोई फोटो कॉपी भी चलेगी, हाँ जी, अगर आप कोई फोटो कॉपी देना चाहते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की तो दे सकते हैं, यस। जज साहब ये नहीं बोल सकते ओरिजिनल लेके आ, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी इसको सेकेंडरी क्या माना जाता है, एविडेंस, एविडेंस में पढ़ेंगे, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। अब कौन है 34 क्या है, अनस्टैम्प्ड रिसीप्ट, मतलब अभी देखो आज चैप्टर खत्म हो गया, बस एक पेज तो रह गया है। अरे मैं बता रहा हूँ क्या करना है, 34 करना है, 35 करना है, और 34, 35, उसके बाद क्या पड़ा है 36, 37, छोटे छोटे 30, क्लास चल रही है। आओ मैं समझ गया, सुन लिया मैंने, कान बड़े थे।
78 सेक्शन है तो हाँ अरे बीच को गायब किया है इसके बाद चलो आ जाओ 34। So I said that the instrument is an unstamped receipt produced in the course of an audit of a public account. The officer before whom the receipt is produced has a discretion either to impound or to declare the receipt stamps. है ना? तो क्या हुआ, आपकी ऑडिट होती है, पता लगता है कि ये क्या रिसीप्ट अनस्टैम्प्ड है, तो या तो उसे इम्पाउंड कर लेगा या तो बोलेगा भैया ड्यूटी पे कर दे इसको। आगे This section applies when the receipt is charged under the duty not exceeding 10 पैसे की, 10 पैसे से ज्यादा की दी थी उसमें, बात अब करीब लो। of the consultant instead of accounting is required duty stamps. समझ में आ गया? Yes, sir. 35 क्या है? Instruments should be stamped in admissible in any. इसको करो मार्क, इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड Stamped इनएडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है, ये आएगा जी पेपर के अंदर। पढ़ो क्या लिखता है, section मैं पढ़ देता हूँ, ऐसी कहानी सुना देता हूँ, सुनो कहानी। कहता है ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है तो इनको एविडेंस में एविडेंस नहीं माना जाएगा। इनएडमिसिबल हो गए ना, एडमिसिबल का मतलब होता है एविडेंस माना जाएगा, इनएडमिसिबल का मतलब एविडेंस नहीं माना जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले स्टैम्प के अंदर नहीं माना जाएगा, उसके बाद इसके पॉइंट्स बना लेना ऐसे। दूसरा क्या मुझे बताओ, जिन पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, ये दूसरा वाला लिखा हुआ है ना, एक्ट्स अपॉन, पहले वाले में तो बोल दिया इसको एविडेंस नहीं मानेंगे, दूसरे वाले में क्या बोल दिया, एक्ट्स अपॉन। एक्ट्स अपॉन का मतलब क्या है कि सर जो टू, क्या मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज चाहिए होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज yes, sir. इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनको वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है। मेरा एक एग्रीमेंट बना कि सर आपको यहाँ पे गाना गाना है, ठीक है, एक सॉन्ग गाना है। अब जो मेरा एग्रीमेंट बना उसमें वो क्या था, ड्यूटी अनस्टैम्प्ड थी, सफिशिएंट पे नहीं कर रखी थी, तो क्या मेरे को, मैं लायबल हूँ उस परफॉर्मेंस के लिए? नो, मेरे को एक्टिविटी करने के लिए मैं लायबल नहीं है। कुछ समझे मतलब? आपने एक अपना घर बेचा, उसकी ड्यूटी पूरी पे नहीं हो रखी, तो अगर आप नहीं भी बेचोगे तो भी क्या कर लेगा? एक आदमी को आप घर बेच रहे थे, आपने स्टैम्प पेपर में स्टैम्प ड्यूटी पे करवा दी, सब करवा दिया, बाद में पता लगा कि ये तो स्टैम्प ड्यूटी सफिशिएंट ही नहीं है। फिर वो आदमी कहता है भाई घर बेच, को कहता नहीं बेचूंगा, मत बेचो, क्योंकि आप उस एक्ट को करने के लिए बाइंडिंग नहीं हो। समझ में आया? ध्यान नहीं है एक दो लोगों। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते हम, यस और नो? क्या उसकी कोई ऑथेंटिकेशन है? नो। ऑथेंटिकेशन मतलब समझो ना, सच और सच के सिवा कुछ नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला है, कभी कुछ लिख के देना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं, तो आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो उस एफिडेविट में लिखने के बाद तो क्या मान लिया जाएगा, जो आपने लिखा है वो सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये कुछ केसेस बता रहा है जहां पे क्या होगा, हाँ जी, आपने अगर ये प्रोवाइजो लिख दिया ना, प्रोवाइजो का मतलब क्या है, हाँ क्या टेस्टर, प्रोवाइजो का मतलब क्या है, एक्सेप्शन। प्रोवाइजो का मतलब क्या है, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन दे रहा है वो, कि अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है, अनस्टैम्प्ड है, तो उसके जो शॉर्टफॉल होगा ड्यूटी का, कितना पे करना पड़ेगा, 10 टाइम्स और 5 रुपए, विच एवरेज हायर। आ रही बात समझ में? तो ये मजाक है, 5 रुपए और 10 टाइम्स, तो हमेशा क्या होना है, 10 टाइम्स ही होना है, 5 रुपए की कौन सी होगी। उसके बाद अगर कोई रिसीप्ट होती है, मैंने बताया था जैसे आपको यहाँ फीस रिसीप्ट मिलती है, वो ड्यूली स्टैम्प है क्या, 1 रुपए की स्टैम्प लगानी होती है उसके ऊपर, क्योंकि वो 20 रुपए से ज्यादा की है, तो क्या लगी हुई है? नहीं। तो अगर कोर्ट में आप दिखाओगे तो क्या वो एविडेंस मान लिया जाएगा? नो। तो उसकी पहले पेनल्टी पे करोगे, कितनी, 1 रुपए, फिर उसके ऊपर स्टैम्प लगाओगे, क्योंकि पहले कंपाउंड कराना पड़ता है, फिर 1 रुपए की स्टैम्प लगाओगे, वो एडमिसिबल हो जाता है, तो 2 रुपए का नुकसान है, खर्चा है 2 रुपए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट,
client is affected by the correspondence consisting of 2 or more letters and any of the letters bears the proper stamp or contract or agreement shall be made to each stamp. 2 or more letters का मतलब है एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा चीजें, कई बार होता नहीं होता, 2 भाइयों ने मिलकर ले ली एक प्रॉपर्टी, वो हो गया सर। नथिंग, उसके बाद कह रहा है 35 नहीं लगेगा क्रिमिनल, ये बता दिया आपको। फिर 35 उन केसेस में नहीं लगता जहां पे क्या गवर्नमेंट की कहानी आ जाती है या कलेक्टर की सर्टिफिकेशन की बात आ जाती है। तो अगर कलेक्टर ने कुछ सर्टिफाई किया हुआ है तो उस केस के अंदर क्या होगा, हाँ जी, वो इनएडमिसिबल नहीं माने जाते। मतलब मैंने बताया था कि एक बार कलेक्टर साइन कर दे और बाद में ये पता लगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में इनसफिशिएंट ड्यूटी पे की गई है, तो भी इनसफिशिएंट ड्यूटी, तो भले ही इनसफिशिएंट होगी, वो कहानी अलग है, ठीक है ड्यूटी इनसफिशिएंट है, पर उसे एविडेंस माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? और आजकल का टाइम किसका आ गया, ई स्टैंपिंग आ गया। आजकल क्या हो गया, ई स्टैंपिंग का टाइम आ गया। ई स्टैंपिंग के बेनिफिट लिखे हुए हैं आपके उसमें, बाई चांस पेपर में आ जाए भेज देता हूं। पागल है तुम्हारा मॉड्यूल लिखने वाला, कल पेपर में आ जाएगा, मुझे पकड़ लोगे। ऐसा तो कुछ भी इस टाइम की काफी चीजें लिखी है। हो गई गूगली? बहुत है, बहुत। Section 35 is over. Next section 55, last section है। हाँ देखो, अब आप देखो तो सही चलो। स्टैम्प ड्यूटी, अरे यार ये सारा वाला कर रही है, सारा रारा कर रही है। अरे तू बैठ जा अभी। 55 देखो, आज के लिए क्या तुम देखो पहले 55 देखो। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी ऑन रिन्यूअल ऑफ डिवेंचर्स। तो फर्स्ट पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन रिन्यूअल, जो भी आपके डिवेंचर्स है, जो भी क्या है आपके डिवेंचर्स है, कौन सा सेक्शन है? 55। कौन सा पेज है? ये रहा। तो जो भी आपके क्या है डिवेंचर्स, जो भी आपके क्या है डिवेंचर्स, उनके लिए एक सिंपल लाइन है, फर्स्ट पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन रिन्यूअल ऑफ सच नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो सबसे पहले कहता है कि आप क्या करो, स्टैम्प ड्यूटी पे करो। सबसे पहले क्या बोलता है, आप स्टैम्प ड्यूटी पे करो। किनके ऊपर? जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे उनको आप क्या कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 5 साल 10 साल जो भी टेन्योर था, उनको आप क्या कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो। तो उस केस के अंदर अगर आप दोबारा रिन्यूअल कराते हो तो सबसे पहले क्या पे करो, स्टैम्प ड्यूटी पे करो। सबसे पहले क्या पे करो, स्टैम्प ड्यूटी पे करो। उसके बाद क्या बोलता है, देन अप्लाइड फॉर रिफंड विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर क्या, किसके लिए अप्लाई कर देना, रिफंड के लिए। लिखा हुआ है यहाँ पे 1 महीने के लिए। जिनके पास मॉड्यूल है मॉड्यूल से, और बाकी मैंने भेज दिया। तो जो भी डिवेंचर्स, जो भी हम डिवेंचर क्या करवाएंगे, रिन्यू करवाएंगे, उस केस के अंदर जो हम उसके ऊपर ड्यूटी पे करेंगे, अगर हमें उसका रिफंड लेना है तो हम 1 महीने के अंदर अंदर उसका क्या ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो, एक आपके साथ गूगली हो गई। यहाँ पे गूगली क्या हो गई, आपको ये बताना है कि क्या इन केसेस के अंदर
क्या इन केसेस के अंदर आप जो स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे, क्या उसका आपको रिन्यूअल मिल जाएगा? हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं। The issue of 2 or more debenture in place of 1 original debenture। पता है ना ये क्या चीज होती है? बोनस शेयर होते हैं ना 2:1 के, उसमें 2:1 में दे रहे हैं, मतलब कि आपके 2 शेयर उसके बदले 1 बोनस शेयर। तो ऐसे ही आपके 2 डिवेंचर या आपके 3 डिवेंचर या 4, उसके बदले कितने रिन्यू कर रहे हैं? 1 रेशो में। दूसरा क्या है? इशू ऑफ 1 डिवेंचर इन प्लेस ऑफ 2 और मोर, इसी का उल्टा कर दिया ना, ले 1 रहे दे 2 रहे आपको। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम होल्डर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, नेम ऑफ द ओरिजिनल होल्डर। अब जो ओरिजिनल होल्डर था वो नाम चेंज हो रहा है, पहले हस्बैंड ने ले रखे थे, आप वाइफ ले रही है। अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये वाला भी थोड़ा सा याद करना, डिवेंचर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक लिस्ट लिखो, मैं बोल रहा हूं कुछ, जितने सेक्शन में बोल रहा हूं इस चैप्टर के वही सेक्शन करने, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बता रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड। क्या बोला? अच्छा, मुझे लगा ये बोल दिया, मुझे पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आया। लिखो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मुझे बताओ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने सारी लिस्ट के साथ आपको बताया था, नहीं बताया था? जिसने नहीं देखा, लेक्चर 1 मैंने दिया हुआ है घर के लिए। अगला लिखो डेफिनेशन, नंबर 2 डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन करोगे? कन्वेंस। कौन सी डेफिनेशन करोगे? कन्वेंस। कन्वेंस क्या होती है? जब आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बेच रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में। कैसे? आपके 3 फ्लोर है ना, बताया था। अब आप भैया एक एक फ्लोर करके बेच रहे हैं, तो उसकी कन्वेंस डीड बनेगी। क्या बनेगी? कन्वेंस डीड। बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग पता है ना किस में होता है? बिल ऑफ लैंडिंग पता है किस में होता है? अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब करते हैं तो बिल ऑफ लैंडिंग होता है। शिपिंग बिल एक्सपोर्ट करते हैं। ये आए नहीं बच्चे, पेपर में आएगा फिर वहां बस। सेक्शन में आ जाओ आप। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 8 कैपिटल A, 9, 10। हाँ, ये लिया काम शुरू। हाँ, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मैं तो निकाल नहीं, आप ही आ जाओ। 1 मिनट, उधर नहीं कहां तक पहुंच गए हम? अब रुको। सेक्शन 3, 4, 5
6 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, उसके बाद 9 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाए तो किसी बच्चे को इसका आंसर नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन है मतलब आप मतलब पढ़ के भी भूल जाओगे ये, ऐसा है सेक्शन 9। ठीक है, क्या है बताना? क्या है बताना जरा एक बार, मतलब तुम खुद देख लो जाके। रिडक्शन, रिमिशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्यूटीज। ये असली में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, देखो JIGL का पेपर है तो कुछ टॉपिक JIGL की बात कर रहे हैं। अंजलि से अरे वो तो मुझे पता है, तेरी दुकान बाकी तो मशीन लेके आते। अरे वो बारिश देख ले, ये कर रहे हैं। हाँ सुनो इधर इधर, अरे सेक्शन 10 आएगा पेपर में, 11 100% आएगा, 12 500% आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ये मतलब लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 तो मतलब पेपर में अगर अभी तक नहीं आया है तो आना ही आना है, डैम श्योर है, ये क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है। अरे आगे के अब इंपॉर्टेंट है, 17 18 19 तीनों इंपॉर्टेंट है। सर ये बताओ है कौन सी डेट का सेक्शन 7? रुक जाना, उसके बाद लिखो अगला, लिखो 20 से लेके 28 ऑप्शनल है, 20 से लेके 28 मैंने पढ़ा है, ऑप्शनल का मतलब तुम पढ़ लेना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। 20 से 28 इसमें 24 इंपॉर्टेंट है, पर 20 से 28 में 24 इंपॉर्टेंट है, 24 ढंग से कर लेना और 28 कर लेना ढंग से। और अगर आपको लगे कि 28 सर ने नहीं पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया था, अगेन ये वही वाला है कि आपके 3 फ्लोर है और 3 फ्लोर आप अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं। ये असली में 2-4 जगह ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, और कोई बंदा ज्वाइंटली मतलब लेना चाहता है उस प्रॉपर्टी को तो 2 लोग मिलके ले सकते हैं, बट आप सेपरेट कर सकते हैं। कन्वेंस में बोला था मैंने। उसके बाद क्या लिखवाया मैंने, 27 से 28 ना, उसके बाद हाँ 20 से 28, उसके बाद सेक्शन 29 तो है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, मतलब है पर करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैंने भी कराया, पर्सनल लायबल टू पे ड्यूटी। उसके बाद 30 है, 31 है, 32 है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने कराए हैं, 30 31 32 मैंने कराए हैं। उसके बाद 33 इंपॉर्टेंट है और 35 वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 55। बस इसमें इतने ही सेक्शन करने हैं जितने बताए, तो चैप्टर इज फिनिश ओवर, अभी भागना नहीं है।